दोस्तों नमस्कार। शुरू करने जा रहा हूं ठग्स ऑफ इंडिया। इस श्रृंखला में हम बात करेंगे देश के कुछ खास चोरों के बारे में। यूं तो चोर, जेब कतरे और जालसाजों की समाज में और देश में भरमार है, पर जिन चोरों की बात हम करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने समय में कुछ ऐसा किया जो शायद किसी और ने कभी करने की सोची भी नहीं होगी। इस श्रृंखला की पहली कहानी है चोर धनीराम मित्तल की। देश के आजादी से कुछ 7 या 8 साल पहले हरियाणा के भिवानी में इसका जन्म हुआ। परिवार ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ही रही। 1964 के आसपास रोहतक कॉलेज से इसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। फिर इसने एक साधारण युवक की तरह नौकरी की तलाश शुरू की, पर कोई नौकरी हाथ नहीं लगी। इसी बीच एक दिन किसी काम से इसका स्थानीय परिवहन कार्यालय में जाना हुआ। वहां उसने देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के अन्य दस्तावेज वगैरह बनवाने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। वहीं कुछ दलाल आदि भी थे जो कुछ पैसों की एवज में बड़े आसानी से लोगों को ये दस्तावेज वगैरह मुहैया करा देते थे। ये सब देखकर उसने खुद रोहतक के आरटीओ में दलाल के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यदि किसी के कागजात पूरे नहीं होते तो वो दुगने पैसे लेकर फर्जी कागजात और फर्जी लाइसेंस आदि बना दिया करता था। पर कुछ ही वक्त में धनीराम इस काम से ऊब गया। अब उसने अपने इस कौशल का किसी बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की ठानी। फिर इसने बकायदा हस्ताक्षर समीक्षक की तालीम हासिल की और फर्जीवाड़े से उच्च शिक्षा के प्रमाण पत्र आदि बनाने लग गया। इसी दौरान इसने फर्जी कागजातों के दम पर 1968 में भारतीय रेल में नौकरी हासिल कर ली। अगले 6 साल तक स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत रहा। पढ़ा लिखा होने के कारण इसके कार्य कुशलता पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। पर 1974 में इसने अचानक एक दिन काम पर जाना बंद कर दिया। अब उसने गाड़ियों की चोरी करनी शुरू की और फर्जी दस्तावेज आदि बनाकर उन्हें बेचने लगा। कई बार गिरफ्तार हुआ, पेशी हुई तो उसे महसूस हुआ कि पुलिस वाले और वकील आदि से टक्कर लेने के लिए कानून की जानकारी आवश्यक है। इसलिए एक बार जेल से निकलने के बाद वो राजस्थान चला गया, जहां से उसने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। बकायदा लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद नए सिरे से गाड़ियों की चोरी का काम शुरू किया। अब जब भी उसकी कोर्ट में पेशी होती, वो अपने दस्तावेज खुद तैयार करता, वकीलों को भी समझाता कि किस तरह से केस को आगे ले जाया जाए और कैसे किसी केस में कमजोर कड़ियों को दर्शाकर बरी हुआ जा सकता था। अब चोरियां चलती रहीं और धनीराम का पकड़ा जाना, पेशी होना, जेल जाना और फिर बाहर निकलना, ये सिलसिला भी चलता रहा। कहते हैं इसने एक गिरोह भी बनाई थी ताकि जेल के अंदर रहते हुए बाहर चोरी का काम सुचारू रूप से चलता रहे। दूसरी तरफ जेल के अंदर कैदियों को कानूनी दांव पेच के बारे में समझाया भी करता था। इस दौरान वो कभी दिल्ली में तो कभी पंजाब हरियाणा में, कभी राजस्थान में कई चोरियों को अंजाम देता रहा। पर जिस कारण ये चर्चा में आया वो बड़ा ही अद्भुत किस्सा है। 80 के दशक में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि ये हरियाणा में था। अखबार में इसने खबर पढ़ा कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी कारण से विभागीय जांच चलाया हुआ था। इस खबर को पढ़ने के बाद इसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक पत्र तैयार किया और बकायदा हस्ताक्षर और मुहर आदि लगा के उस पत्र को झज्जर जिला न्यायालय के पते पर भेज दिया। उस पत्र में जज साहब के खिलाफ जांच चलने के कारण उन्हें तुरंत ही 2 महीने के छुट्टी पर जाने का आदेश दिया गया था। जज साहब को पत्र दिखाया गया। रजिस्ट्रार का आदेश पढ़ते ही जज साहब अगले ही दिन छुट्टी पर चले गए। उनके छुट्टी पर जाने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से एक और पत्र पहुंचता है, जिसमें यह लिखा था कि चूंकि एडिशनल सिविल जज को छुट्टी पर भेजा गया है, उनकी जगह किसी और जज को 2 महीने के लिए भेजा जा रहा है। इस पत्र के आने के ठीक 10 दिन बाद दूसरे जज साहब हाजिर होते हैं और करीब 40 दिन तक झज्जर के अदालत में न्यायमूर्ति के रूप में कार्यरत रहते हैं। ये नए जज कोई और नहीं बल्कि खुद धनीराम मित्तल ही था,
40 दिन तक इसने एकदम तरीके से अदालत को एक जज के रूप में चलाया। कई निर्णय लिए, जमानत दिए, कुछ के जमानत रद्द भी किए। एलएलबी की पढ़ाई तो की ही थी उसने, तो जो निर्णय उसने लिए वो भी करीब करीब ठीक ही थे। पर एक बात जो सभी के नजर में आई वो ये थी कि इन 40 दिनों में उसने लगभग 2500 छोटे मोटे मुजरिमों को जमानत पर रिहा कर दिया था। अब 40 दिनों के बाद जब जज साहब अचानक गायब हो गए तो पूछताछ शुरू हुई। झज्जर जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार ने जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पूरी बात बताई तो पता चला कि जो दोनों आदेश थे, जज साहब की छुट्टी की और उनके जगह दूसरे जज की नियुक्ति की, दोनों ही फर्जी थे। जब तक जांच पड़ताल पूरी होती धनीराम वहां से फरार हो चुका था। बाद में जब उसे पकड़ा गया और इन सब का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि एलएलबी की पढ़ाई करते वक्त उसके मन में कई बार ये ख्याल आया था कि वो जज की कुर्सी पर बैठे। फिर जब अखबार में जज साहब के खिलाफ जांच चलने की खबर पढ़ी तो उसको लगा कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। उसने ये भी कहा कि उन 40 दिनों के दौरान किसी भी ऐसे मुजरिम को उसने जमानत नहीं दिया था जो किसी संगीन जुर्म में पकड़ा गया हो। खैर, उसको सजा हुई, फिर बाहर निकला और ये अंदर बाहर का सिलसिला चलता ही रहा। एक और जो मजेदार किस्सा हुआ इसके साथ वो ये था कि एक बार उसे दिल्ली में किसी अदालत में हाजिर किया गया। अब उसी अदालत में कई बार पेशी होने के कारण जज साहब उसे देखकर कुछ नाराज हो गए और अदालत से बाहर निकल जाने को कहा। धनीराम खड़ा हुआ, कोर्ट रूम से बाहर निकला और वहां से पुलिस वालों के साथ चाय के टपरी पर चाय पीते पीते गायब हो गया। जब बुलावा आया तो पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। अगली बार जब फिर पकड़ा गया तो उसने बताया कि जज साहब ने बोला था जाने के लिए, तो मैं उनके आदेश की अवहेलना कैसे करता। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और जज साहब खुद हंस पड़े। अब धनीराम की उम्र शायद 80 के आसपास होगी। आखिरी बार इसे 2016 में दिल्ली में 3 महंगी गाड़ियों के चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। तब उसकी आयु करीब 77 साल थी। 1968 से लेकर 2016 तक करीब 48 साल में इसने 1000 के आसपास गाड़ियां चुराईं। चोरी का काम और फर्जीवाड़े का काम सुचारू रूप से करने के लिए इसने लॉ की डिग्री हासिल की, हैंडराइटिंग एनालिस्ट का कोर्स किया, ग्राफोलॉजी का भी कोर्स किया। कभी स्टेशन मास्टर बना तो कभी 40 दिनों तक जिला न्यायाधीश के रूप में लोगों को चकमा देता रहा। इन सभी कारनामों को देखकर और सुनकर मन में एक बात जरूर आती है कि ये देश का और शायद दुनिया का अपने जैसा एकमात्र खास और ज़हीन दिमाग चोर है। काश इसने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया होता। दोस्तों, कहानियां और भी हैं। ऐसे ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए किस्सों की किलकारियों के साथ। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।